स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे चार मेहमान समीर चौगांवकर जी, आनंद विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। राहुल गांधी की बात हुई, बिहार में SIR ड्राइव की बात हुई जो पूरे देश में अब चलेगी। आइए अब बात करते हैं बिहार की राजनीति में एक ऐसे किरदार की जिसका किरदार समझ में नहीं आ रहा है, और वो है चिराग पासवान। आप कहेंगे तो NDA में है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम खुद उन चिराग पासवान है, उनके बयान है। चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश सरकार पर सवाल उठा दिए। पहले वो सीधे सीधे पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते थे, क्राइम बढ़ रहा है इस पर बात कहते थे। कहने का एक तरीका भी होता है ना, अगर पटना में घटनाएं हो रही हैं लगातार, हत्याएं हो रही हैं लगातार, पूरे प्रदेश के अंदर कहीं पर लूट हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, आप बोलते हैं, कोई भी नेता बोलता है और चुनाव से पहले बोलता है तो किसी को ज़्यादा अटपटा नहीं लगता, भले आप सत्ता पक्ष से जुड़े हों। लेकिन अगर आप ये कह दें कि मेरे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि मैं एक ऐसे पक्ष के साथ जुड़ा हुआ हूं जो क्राइम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? फिर तो लोग सीधे ही कहेंगे ना कि फिर आपको ऐसे पक्ष के साथ नहीं रहना चाहिए। सुनिए आप क्या बोले हैं चिराग पासवान। महिला जवान के साथ और आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बहुत बड़ा। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई है, गिरफ्तारी भी हुई है, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं? बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उनके हालात पूछिए। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए? या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है, और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूं जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना जरूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की जिंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक पहुंचाएगा। अब ये बयान अगर अखबार में छपा होता चिराग पासवान का इनकी फोटो के साथ, तो यहाँ जितने लोग खड़े हैं मुझे लगता है सभी लोग ये कहते हैं, अरे यार आजकल के लड़कों क्या हो गया, कोई तो चेक कर लेता, तेजस्वी की फोटो लगानी थी, लगा दी चिराग पासवान की फोटो। नहीं सर कहते आप, टीवी पे चल रहा है तो हम लोग ये सब नहीं। इतना कठोर बयान, तो क्या इतना कठोर? और ऐसा कोई अपराध नहीं जो उन्होंने बताना नहीं छोड़ा? हत्या, लूटपाट, छिनैती, बलात्कार, डकैती, अपहरण सब बता दिया। इतना कठोरता से न राहुल गांधी बोल पाते हैं, न तेजस्वी बोल पा रहे, न माले पार्टी बोल पा रही है, न दूसरे सहयोगी दल बोल पा रहे हैं। जिस तरीके से चिराग पासवान सहयोगी दल में सरकार में, केंद्र में मोदी सरकार के मंत्री है, बिहार में गठबंधन का समर्थन दे रही है। अब नहीं सर, आप पहले मेरे लिए परिभाषा कीजिए शब्द प्रशासन की, क्योंकि उन्होंने बार बार प्रशासन शब्द कहा कि या तो प्रशासन लाचार हो गया है, प्रशासन निकम्मा हो गया है, या प्रशासन की मिली भगत हो गई है अपराधियों के साथ। हाँ, तो प्रशासन मतलब क्या? मुझे लगता है प्रशासन मतलब सीधे सीधे मुख्यमंत्री का नाम लेने से बच रहे हैं, क्योंकि पिछले चुनाव में वो नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ लड़े थे, और इस बार चूंकि वो गठबंधन में अभी तक हैं,
लिहाजा मुझे लगता है कि वो नीतीश कुमार का नाम अपने गठबंधन के नेता का नाम लेने से बच रहे हैं और प्रशासन प्रशासन बोल के उनको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरा पहलू भी इसका मुझे समझ में आता है, जो एक राजनीति हो सकती है कि तेजस्वी की स्पेस कोई मतलब तेजस्वी के स्पेस में एनडीए के नेता को घुसाने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि ये सारी बातें विपक्षी दल के नेता कहने लगे थे और अगर उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज करना हो तो एनडीए के ही एक घटक दल से ये सब कहवाना शुरू करो और इसके लिए चिराग, जो वोटर थोड़े संशय में हो वो चिराग की तरफ चले जाएं और वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फिर एनडीए का ही फायदा होगा, क्योंकि राजनीति कहां कहां क्या क्या सोचती है हम समझ भी नहीं पाते और हम मतलब हमारे पास वो सूचना भी नहीं आती। मैं तो जैसे अच्छा सॉरी, जैसे पिछली बार कल्पना भी नहीं की जा रही थी कि बीजेपी के, जैसे बीजेपी के रामेश्वर चौरसिया थे, बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो उनको एलजेपी रामविलास जी की पार्टी से टिकट मिल गया, तो बीजेपी और वो मिलके लड़े थे और फिर मिलके नीतीश के साथ सरकार भी बनाई। तो एलजेपी के साथ मिल रहे हैं, आपका हनुमान है, मोदी के हनुमान हूं, मोदी के लिए जान दे दूंगा, मोदी मेरे लिए देवता समान है, ये सब कुछ कहते हैं चिराग। लेकिन मोदी जिस नीतीश कुमार को रैली में अपने दल का नेता घोषित करके जाते उसको भी कटघरे में खड़ा करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बिसात बिछ रही है बिहार में कि जो स्पेस तेजस्वी ले सकते हैं उसमें अपने ही घटक दल के किसी को घुसा दो। इस पर एक रिएक्शन जीतन राम मांझी जी का आया, अगर आ गया है तो हम सुना सकते हैं, अभी सुना दी। एनडीए के साथ रहे 2020 में उन्होंने जैसा किया था उस प्रकार का नीति न अपनावें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आज एनडीए समाज और देश के राज और देश के लिए आवश्यक हो गया है। जो हर तरह का विकास नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार कर रहे हैं, एनडीए के प्रति अगर कोई खिलाफत करता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य की जनता और देश की जनता के प्रति उसकी अच्छी भावना नहीं है, और अगर उसको मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है तो हम प्रशंसा करेंगे। देखिए उन्होंने साफ साफ कह दिया। आखिरी वाक्य पर अगर ध्यान दीजिए तो जो मैं बोल रहा था उसकी पुष्टि हो रही है कि अगर एनडीए को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है तो हम उसकी प्रशंसा करें। इससे एनडीए कैसे मजबूत हो रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। मैं वही मजबूत ऐसे हो रहा है सर, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर और ये चिराग पासवान, ये दोनों व्यक्ति उस स्पेस के लिए काम कर रहे हैं जो नीतीश कुमार से मतलब थोड़े खिन्न वोटर हैं, वो कहीं तेजस्वी की ओर ना चले जाएं, इसलिए एक बीच में एक वो बना दो। आज उसी अखबार में जिसमें आपके लेख छपते हैं, मैंने एक और लेख पढ़ा जिसमें यही तुलना की गई थी, क्या प्रशांत किशोर बिहार में उसी भूमिका में है जिसमें पिछले वर्ष चिराग पासवान थे। तो क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि किसी सोची समझी रणनीति के तहत चिराग को पीके की काट के तौर पर इस चुनाव में उतारा गया है, उनसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, त्रिपाठी जी? दूसरे के पूरक के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो गया मसला। आनंद जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष वाला स्पेस है उसमें पीके और चिराग ये दोनों, अब पीके क्या है, पीके सहयोगी रहे नीतीश के, चिराग हमेशा चिर विरोधी रहे हैं, तो दोनों की एक तो ये भूमिका है। दूसरा, पीके को अब समझ में आ गया है कि वो जिस तरफ राजनीति में जा रहे हैं, अगर उनको स्थायी भाव में बिहार की राजनीति में टिके रहना है तो एक नया स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा। जाहिर है जब वो स्पेस क्रिएट करने की बात होती है तो उसमें तेजस्वी को भी नुकसान होता है, नीतीश को भी नुकसान होता है। कमाल की बात यह है कि भले वो उनके नाम के आगे पांडे है, लेकिन अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता समूह को बहुत नुकसान पहुंचाते हुए नहीं दिख रहे हैं, यानी उसको अपनी तरफ। यहां जरा मसला वो थोड़ा कठिन हो जाता है। जो चिराग कर रहे हैं वो पहली नजर में देखने में ये लगता है कि रणनीतिक निर्णय है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सहमति है क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जो 2020 का चुनाव था जिसमें अभी रामेश्वर चौरसिया का जिक्र किया, ढेर सारे लोग, मतलब जितने प्रत्याशी मिले थे चिराग पासवान को उसमें 50% वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। लेकिन क्या एक बार के बाद वही प्रयोग दोबारा चलता है? मेरा मानना है कभी नहीं चलता है। राजनीति में जो काम आप एक चुनाव में कर लेते हैं, अगर दोबारा वही करेंगे तो फिर वो काम नहीं करता है। ये चिराग को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है
कि बिहार का चुनाव अब सिर्फ 3 महीने बचा हुआ है, रणनीति के तौर पर उनको किस तरह से काम करना है, और अगर बहुत ज्यादा नीतीश कुमार की छवि खराब होती गई, जो कि चिराग लगातार कर रहे हैं, जब तेजस्वी करेंगे तो उसका दूसरा अर्थ होगा, लेकिन जब चिराग करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है, कई बार रिएक्शन भी होता है, तो क्या वो अफोर्ड करने की स्थिति में है, ये एक चिंता की बात एनडीए के गठजोड़ के लिए हो सकती है। सर आप कैसे देखते हैं चिराग पासवान का बार बार अपनी सरकार को घेरना? सर वो पढ़ रहा था, वैसे पढ़ता हूँ रहता हूँ, लेकिन अभी याद आया कि सुंदरकांड में एक दोहा है, जब हनुमान जी जो लंका को जलाकर और पेड़ पौधे तोड़ के और राक्षसों को मार के सीता के पास पहुँचते हैं, तो एक दोहा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, सुन माता मैं जाऊँ बल तब कृपा बिन पाए, प्रभु संदेश सुनाए सी सुन कृपाल सुख पाए। कि मैंने काम कर दिया है प्रभु, अच्छा, अब मैं राम को जाके प्रभु को जाके ये संदेश दूंगा तो वो खुश होंगे। अब आप बार बार उनको हनुमान लिख रहे हैं। अरे हाँ, ये हम थोड़े लिख रहे हैं सर, वो तो खुद ही चिल्ला हनुमान है, वो खुद है ना। हाँ, तो हनुमान तो राम के लिए काम करता है ना। अच्छा ये बताइए आप इसको दूसरे तरीके से कि क्या ऐसी व्यवस्था है एनडीए में, या चिराग जी इतने बड़े नेता हैं कि यदि अमित शाह जी या प्रधानमंत्री जी उन्हें कहें तो उसके आगे बढ़ेंगे? मतलब इसका मतलब उनको रोका नहीं गया है, ठीक है। और एक बार हो गया, 2 बार, कई बार रोजाना हो रहा है ना, कई बार क्या आप गिनने वाले भी बात वैसी हो जाएगी, ट्रंप जैसी 25 बार बोल सर 2000 तो लेकिन आनंद जी जो बात कर रहे हैं आनंद जी की बात में दम है। ऐसा राजनीति में बहुत बार होता है कि आप ऐसे स्पेस करें, और प्रशांत जी को पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज रहते हैं। मैं तो कहा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें क्या कंफ्यूजन बार बार होता है। इसलिए चिराग जी और प्रशांत जी दोनों पूरक हैं एनडीए के, और आप देख लीजिएगा जब वो होगा। अच्छा, कितना फायदा होता है, नुकसान होता है। अच्छा, हम लोग रोज बताते हैं व्यूअर्स को कि पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन और एनडीए के बीच में कितने वोटों 12,768। आपको मालूम है चिराग पासवान की पार्टी को कितना वोट मिला था? 5.66%। कितना हो जाता है ये लाखों में हो जाएगा। लाखों में हो जाएगा, लगभग ग्रोक बता रहा है सर, 25 लाख के ऊपर वोट मिला था। हाँ तो हो ही जाएगा ना। 12,000 पे आ गए थे डिफरेंस में, चिराग पासवान ने इतने वोट काटे थे, सीट एक नहीं मिली थी। अगर ये सीट जीत जाते और उसके बाद एनडीए में जोड़ देते तो भी कुछ लोग कहते चलो भाई कोई बात नहीं, नुकसान करा वोट का जेडीयू का, जो लाया लड़का 2-4 सीट जो भी लाया दिया तो तुम्हें। अच्छा, इसमें भी सीट एक भी नहीं लाए। 25 लाख वोट एनडीए का ही ना लिया। तो वो देखिए एक फर्क देखिए ना, उस समय तो वो अलग थे, उनके साथ नहीं थे एनडीए के साथ। तो फिर रामचरितमानस का जिक्र करिए कि जब लंका जलती है तब तक विभीषण जो है रावण के साथ होते हैं। जिस दिन विभीषण चले जाते हैं राम के पास, उस दिन रावण का विध्वंस हो जाता है। मैं तो ऐसी कहानी में सुन रहा हूँ, अब ये मैं इतना ही पढ़ता हूँ। मतलब तो आपकी इस कथा में लंका कहाँ है? आप बिहार को लंका कह रहे हैं? नहीं, बिहार को लंका नहीं कह रहा, वो किसकी लंका लगा रहे हैं हनुमान? तो आप हनुमान जी किसको कह रहे हैं और हनुमान जी तो खुद ही कह रहे हैं। लालू जी, राबड़ी जी का एड्रेस क्या है वहां पर? एक अणे मार्ग क्या है? नहीं, मुख्यमंत्री आवास है उनका, कुछ सर्कुलर रोड पर। तो लंका सर्कुलर रोड पर है कि अणे मार्ग पर है? नहीं, वो हनुमान जो कह रहे हैं आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अने मार्ग पर ही होती है लंका। उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि अशोक वाटिका कहाँ है? सर 2020 अशोक वाटिका तो दिल्ली में है। सर 2020 में भले ये कहा जाता है कि भैया नीतीश कुमार के चिराग पासवान ने लंका लगा दी थी, लेकिन फिर बीजेपी ने चिराग पासवान की भी लंका लगाई थी। पूरी पार्टी चली गई थी, उसके बाद घर से सामान फिकवा दिया सड़क पे, घर के बाहर खड़ा कर दिया। बिहार पे तो उसका आप हम व्यूअर को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया हमने। नहीं, लेकिन उसके बाद भी हनुमान जो है अयोध्या के महल में ही रहे। आप में से सबसे स्पष्ट बात विजय जी ने कही। इन्होंने कहा पीके भी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, फायदा पहुंचाने के लिए। ये नहीं कहूंगा उनके लिए, आपने कहा उनको फायदा पहुंचाने के लिए। और चिराग पासवान भी जो कर रहे हैं उनके लिए, और ये है उनके लिए। नुकसान जेडीयू का होगा, लेकिन इसमें जेडीयू का ही नुकसान होगा। और किसके लिए कर रहे हैं? ठीक है सर, बिहार चुनाव इस बार नीतीश कुमार / जेडीयू के खाली किए हुए वोटों पर कब्जे की लड़ाई है। और नीतीश कुमार जी ने पार्टी का नुकसान कर दिया चिराग पासवान का, लेकिन हनुमान रहे तो अयोध्या महल में ही ना। चलिए, अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूपी की आपको खबर बताता हूं मैं। कल हमने आपको उत्तर प्रदेश की एक बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी बताई थी कि वहां की एक मंत्री जो हैं वो अपने ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गई थी कि इन्होंने झूठा मुकदमा लिखा बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ, ये उन्होंने आरोप लगाया। और अब योगी सरकार की इन्हीं मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने ब्राह्मणों का अपमान करने का आरोप लगा दिया है।
गुरुवार को मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस के 2 अधिकारियों पर एक्शन की मांग को लेकर कानपुर देहात के अकबरपुर थाना के बाहर धरना दिया था। धरना खत्म करके लखनऊ पहुंची मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अब कहा है कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो रहा। प्रतिभा शुक्ला बोली कि अधिकारी मनमानी करते हैं। प्रतिभा शुक्ला ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी महिलाओं और ब्राह्मणों की बात न सुनने का आरोप लगाया। जो वो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, जो हम नहीं कहना चाहते हैं, वहाँ का जो ये है सांसद हमारा, वो हमेशा विरोध में रहता है। जो भी महिला यदि ब्राह्मण समाज की है तो उसके पीछे पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण समाज का होता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं सांसद जी, और उसको किसी न किसी तरह अपमानित करने का काम करते हैं। हमारी विचारधारा और उनकी विचारधारा कतई नहीं मिलती। ये जरूरी नहीं है कि हम एक पार्टी में रहें और हमारी विचारधारा में सामने हो। अब विचारधारा बिल्कुल अंतर है। वो पैरेलल में चलने वाली 2 रेखाएं जो कभी नहीं मिल सकती। तो वोट तो ब्राह्मणों का लेते हैं, लेकिन सपोर्टिंग में कभी नहीं खड़े होते हैं। ब्रजेश पाठक जी, उनको टाइम ही नहीं है। ब्राह्मण नेता हैं हम लोगों के, लेकिन वो कभी भी बात नहीं ऐसे सुनते। उनको टाइम ही नहीं हुआ। हमें लगता है कि शायद वो महिलाओं को कोई महत्व ही नहीं देते हैं। देखिए, इस खबर से एक बात जो सबसे पहली नज़र में दिखती है वो ये है कि ये प्रतिभा जी जो हैं ये कितनी नाराज़ होंगी अपनी सरकार से, कि ये अपने सांसद के लिए कह रही हैं कि वो और हम विपरीत धारा में चलने वाले लोग हैं, हमारा मेल कभी नहीं हो सकता राजनीति में। कि वो अपने डिप्टी सीएम के लिए कह रही हैं कि उनके पास समय ही कहाँ है। कोई मंत्री, राज्य के मंत्री हैं, ऐसी बात कहने को अगर मजबूर हुई हैं तो फिर मामला बड़ा गंभीर है। वैसे तो मामला कल ही योगी जी के सामने पहुंच जाना चाहिए था या पहुंच गया होगा, और अब तो जरूर ही पहुंच गया, अब सब जगह चल रहा है तो। लेकिन इस किस्म की बात क्यों कही इन्होंने? अच्छा, इन्होंने आगे जो बात अभी इसमें खुलकर नहीं कही, वो अखबारों में कुछ इंटरव्यू में देकर के कह दिए। इन्होंने कहा कि हमारे सांसद जो हैं वो राजपूत हैं, जो एसपी था वो राजपूत था, जो थानेदार था वो राजपूत था, इसलिए उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और वो ब्राह्मण है, ये खुद ब्राह्मण है, तो इसीलिए इन्होंने ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री को फोन लगाया था। कल आपने देखा था ना वो वीडियो? हाँ। इन्होंने फोन लगाया था ब्रजेश पाठक को। इनके पति पूर्व सांसद हैं उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, हम फांसी लगा लें क्या? आपको हमने इसीलिए वोट दिया, आप ब्राह्मण नेता हैं, यहाँ ब्राह्मणों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरा सा भी समझने वाला आदमी ये जानता है कि ये तो वहाँ की राजनीति में एक ऐसी फॉल्ट लाइन है, ठाकुर राजपूत वर्सेस अदर्स या वर्सेस ब्राह्मण, जो कि सब पिछले कुछ वर्षों से तो लगातार चली आ रही है। लेकिन अब वो इस तरीके से सड़क पर निकल के आ जाएगा झगड़ा, ये तो फिर कुछ बड़ा ही हो रहा है। बोलिए त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन ब्राह्मण त्रिपाठी जी। देखिए, कुल मिलाकर ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के लिए और उनकी अपनी निजी छवि के लिए बहुत खतरनाक है। प्रतिभा शुक्ला अगर धरने पर बैठ रही हैं तो वो कौन हैं? वो योगी कैबिनेट की मंत्री हैं। इसको समझिए, मूल बात यहां से शुरू होती है। अगर योगी जी की कैबिनेट की मिनिस्टर को इस तरह से धरने पर बैठना पड़ रहा है तो ये थोड़ा सा खतरनाक है, इसको समझिए। और आप कुछ भी कहें, अब लोग कौन किस पार्टी में थे, कौन कहां से आए, कैसे आए, भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो एक द्वंद्व चलता है, और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि बीजेपी का संकट, और जब विशेष करके जाति की चर्चा छेड़ने लगे तो ये तय मान लीजिए कि आयातित लोगों का उसमें प्रभाव ज्यादा हो जाता है। ये आयातित है? किसी नहीं रही है, पहले दूसरे दलों में रही है, लेकिन सब के बाद ये मुख्यमंत्री के नाते, प्रदेश के मुखिया होने के नाते योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को सुलझाते, और किसी भी अपने मंत्री को तो कम से कम कहीं भी थाने में धरने पर नहीं बैठना चाहिए। देखिए, यूपी में लोग खुलकर कहते थे, ये नहीं हो सकता है कि आप लगातार ये कहते रहें कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब एकदम ठीक है, और अगर ये हुआ भी मान लीजिए तो पहली रिपोर्ट तो सीएम ऑफिस ही जाती है ना, फर्स्ट रिपोर्ट तो वहीं जाती है ना थाने से। तो उसके बाद क्या हुआ? जो एसएसपी है, जो डीएम है, और अगर ये स्थिति बन जाए कि सीधे सीधे जातीय बातचीत होने लगे, तब तो उनको घुसना चाहिए। सीधी जाति की बात है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। और 6 घंटे बैठी रही मंत्री सर। जो बात अब तक विपक्ष यूपी का कहता था कि ठाकुरवाद हावी हो गया है सरकार के ऊपर, वो बात मंत्री कह रही है। बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चिंता की बात योगी आदित्यनाथ के लिए। अगर इतना कुछ होने के बावजूद अभी तक उसको आप, या कोई तो तरीका आपको निकालना पड़ेगा ना। और ये कोई छिपी हुई बात नहीं कि दोनों के बीच में बहुत भयानक संघर्ष है। मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है, देवेंद्र सिंह भोले और इनके पति का नाम है अनिल शुक्ला वारसी,
हाँ, उन अनिल दोनों के शुक्रावार बीच में बहुत जबरदस्त संघर्ष है। लेकिन कोई भी संघर्ष हो, अगर उस संघर्ष को मुखिया के नाते, मुख्यमंत्री के नाते आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो सीधा सीधा सवाल उनके ऊपर है। और सबसे खराब बात यह है कि इसको आप शुद्ध रूप से जाति रंग दे दिया गया है। इन्होंने ही दिया है मंत्री, ये आरोप तो मैं मंत्री के ऊपर लगा। हाँ, उन्होंने पूरी लीनेज बता दी ना कि मुख्यमंत्री ठाकुर, मतलब वो नहीं कहा उन्होंने, लेकिन परोक्ष रूप से यही कहा कि एसपी भी ठाकुर, थानेदार भी ठाकुर और हम ब्राह्मण। लेकिन हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं ना, हर्षवर्धन जी अपेक्षा भी तो आयातित मंत्री से ही किया जा रहा है कि वो ब्राह्मणों के नेता है भारतीय जनता पार्टी के। वो भी आयातित है। ब्रजेश पाठक जी से बड़ा आयातित नेता कोई है नहीं। जितिन प्रसाद, अब जितिन प्रसाद का तो कोई स्टेक नहीं है, वही उत्तर प्रदेश में वो एक अपने इलाके में उनका स्टेक थोड़ा बहुत है, वो तो केंद्र में आ गया। लेकिन ये सचमुच बहुत विकट स्थिति है कि एक राज्य सरकार की मंत्री को थाने में बैठना पड़ रहा है, और वो भी 6 घंटे बैठना पड़ रहा है, और उसके बाद प्रशासन पर जातिवाद का आरोप लग रहा है। ये समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश शासन को, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को सुलझा लेना चाहिए। अन्यथा ये स्थिति 27 के पहले आते आते जितनी गाढ़ी होगी, उतना भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। एक लाइन बस अब जोड़ दूं, जब हम लोग ये सब बात कर रहे हैं तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। वजह जाति, ठीक है, ये समाजवादी पार्टी से आई हैं, इनके वो तो देश में भी नहीं चुन पाया सर। उत्तर राष्ट्रपति आ गया ना, तो अच्छा, ओके, उपराष्ट्रपति के बाद होगा।